नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दिशाई राइज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नाम नैनो है, नाम नैनो है, लेकिन काम बड़े हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे दैनिक जीवन में अगर विज्ञान की किसी शाखा में, विज्ञान की किसी ब्रांच, साइंस की किसी ब्रांच में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले की संभावना है और बड़ा बदलाव हम हमारे जीवन काल में देखेंगे, तो वो यही विज्ञान की शाखा है जिसमें हम तेजी से बदलाव हमारे जीवन काल में देख चुके हैं और बहुत बड़े बदलाव हम जीवन में देखेंगे। तो आज जो हम बिंदु शुरू कर रहे हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो नाम हमने सबसे पहले बहुत जोर शोर से कॉमन व्यक्ति ने सुना होगा जब टाटा ने अपनी एक छोटी कार शुरू की, लखटकिया कार के नाम से, जिसे नैनो कार नाम दिया। तो वहां से एक कॉमन हम समझ विकसित कर सकते हैं कि नैनो का मतलब कहीं छोटा होता होगा। तो दोस्तों, ये जो नैनो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा में इससे सिमिलर जो हम शब्द बनाते हैं, इंग्लिश वर्ड जो लेते हैं वो है ड्वार्फ, बोना। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि हम कुछ बोनी चीजों के, छोटे सूक्ष्म आकार की चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, इसमें कौन कौन से बदलाव आते हैं, जीवन काल में हमारे जीवन को ये कैसे प्रभावित कर रही है या करेगी, कौन कौन सी इसमें टेक्निक होती है, किसने इसकी खोज की थी सबसे पहले, और वर्तमान में क्या क्या क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, अति सूक्ष्म छोटी महीन संरचनाएं जो किससे संबंधित है, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं नैनो की बात करूं तो नैनो जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसमें ये सिमिलर है शब्द अंग्रेजी के ड्वार्फ से। ड्वार्फ जिसको हम कहते हैं बोना, और हम इसको कह सकते हैं अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। अंग्रेजी का शब्द ड्वार्फ है, ग्रीक भाषा का ये नैनो शब्द है और नैनो से तात्पर्य है अति सूक्ष्म। तो ये सबसे पहले हम नैनो के बारे में बात करी, नैनो ही शब्द क्यों लिया गया। तो सबसे पहले नैनो है क्या। तो हमने भौतिक विज्ञान के अंदर जब शुरुआत में हमने इकाइयां पढ़ी थी, हमने कुछ इकाइयां पढ़ी थी। वो इकाइयां किस तरह की थी, बड़ी इकाइयां जैसे, तो बड़ी इकाइयों को तो घात, धनात्मक घात में दर्शाते हैं, और मीटर से जो छोटी इकाइयां हैं उसे हम ऋणात्मक में दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ 10 की घात -1, तो उसको कहेंगे डेसी। क्या कहेंगे, डेसी। 10 की घात -2 उसको कहेंगे सेंटी। 10 की घात -3 मिली। ये -1 क्यों, क्योंकि इसका मतलब है 1/10, 1 मीटर का 10वां हिस्सा। यहां जब सेंटी की बात करेंगे तो 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 100वां हिस्सा। जब हम मिली की बात करेंगे तो 1 मीटर का कौन सा हिस्सा, 1000वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा, 1000वां हिस्सा। तो इसी तरह हम 1 मीटर के जितने जो हिस्सा है उस हिसाब से इसकी घात हम लगाते जाएंगे। यहां हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, नैनो को। नैनो से तात्पर्य 10 की घात -9, 10 की घात -9। जब हम नैनो मीटर बोल देते तो आगे इकाई मीटर लगा देंगे। इससे भी छोटी इकाइयां होती है, पिको, फेमटो, ओटो, जेप्टो, योक्टो। लेकिन हमने जो सूक्ष्म तकनीकी या सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन के लिए विज्ञान की जिस शाखा को नाम दिया वो नैनो के आधार पर ही दिया। ये आगे हम देखेंगे क्यों दिया नैनो, नैनो ही नाम हमने क्यों लिया। तो पहले हमारी जो समझ बनी वो बनी कि नैनो क्या है।
तो नैनो क्या है? नैनो है 10⁻⁻⁹। तो यहां हम जब बात कर रहे हैं तो नैनो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा जो अंग्रेजी शब्द है ड्वार्फ, ये हम इसका इंग्लिश शब्द का अर्थ लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है बोना, और हम इसे कहेंगे अति सूक्ष्म। अगर मैं बात करूं नैनो तकनीक के बारे में, तो नैनो तकनीक में हमने बात की कि हम इसमें 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹ इतनी सूक्ष्म इकाइयां, मीटर इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। और अगर हम 10⁻⁻⁹ को मैं लिखूं तो ये लिखेंगे 0.00, इतना सूक्ष्म इकाइयों का हम अगर हम अध्ययन करेंगे, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये 1 मीटर का, बच्चों याद रखना, 1 मीटर का ये 1 अरबवां हिस्सा बनेगा। 1 मीटर का, 1 मीटर का ये 1 अरबवां हिस्सा बनेगा। तो देखिए मेन बातें हमने क्या ले ली। अगर हम बात करें तो मेन बात नंबर 1, कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगली हमने चर्चा करी, इसका जो हम अर्थ लेते हैं वो लेते हैं अति सूक्ष्म से। और कितना सूक्ष्म? तो 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना, 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर मैं बात करूं इसको 1 से 100 नैनोमीटर तक हम मानते हैं। 1 से 100 नैनोमीटर तक का अध्ययन जब हम करेंगे तो वह नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम करेंगे। 10⁻⁻⁹ हमने देखा, अति सूक्ष्म है। और ये 1 मीटर का कितना बनेगा? 1 अरबवां हिस्सा बनेगा। 1 अरबवां हिस्सा बनेगा। तो ये हमने नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो शब्द से संबंधित चर्चा करी। नैनो टेक्नोलॉजी हमने, आपने देखा होगा, पहले हम एक बहुत बड़े चीजें रखते, बड़े मोबाइल रखते थे, धीरे धीरे चिप में आकार में छोटा हो गया। हमने देखा एक एसडी कार्ड आया और उसमें हमने गाने, फिल्में सब रखना शुरू हो गए। अभी एसडी कार्ड आ गए और छोटे आकार के कार्ड आ गए। ये जो संकल्पना करी थी, ये जो संकल्पना करने वाला था, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड फीमेन। ये रिचर्ड फीमेन ही था जिसने सबसे पहले कहा कि क्यों नहीं हम पिन की नोक, एक छोटी सी पिन होती है, उसकी नोब पर सारी जानकारी ले आए। ये एक हाइपोथेटिकल कल्पना थी दोस्तों। वैज्ञानिकों को या तो पागल समझा जाता, और पुराने समय में तो कई वैज्ञानिकों ने अपनी खोज और अपनी राय प्रदर्शित करने के मामले में ही जान गंवा दी थी, क्योंकि वो कई बार धर्म के खिलाफ लोग ले जाते हैं, मानते हैं। तो ऐसी कल्पना करना कि एक पिन की नोक पर एक हम सारी जानकारी ले आए, ये एक बहुत बड़ी संकल्पना थी जो ये रिचर्ड फीमेन ने करी थी। और आज हम देख रहे हैं छोटा सा कार्ड होता है हमारे पास, और उसमें हम दुनिया भर की, हमारे जीवन काल की पूरी यादें, पूरे वीडियो सब रखते हैं। तो ये संकल्पना जो करी वो था रिचर्ड फीमेन। तो 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा अगर हम उस पर बात करें तो वह हिस्सा कहलाता है नैनो। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा कितना? नैनोमीटर। तो अगर हम बात करें कि इस नैनो तकनीक में परमाणु, या अणु स्तर तक हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या कार्य करते हैं। ये विज्ञान की
जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं वही क्या कहलाती है? नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। देखो दोस्तों, अमेरिका में कुछ कंपनियां ऐसा चश्मा बना रही है जो वॉइस कंट्रोल होगा, कॉल लगाया जाए, निर्देश देगा। जैसे अभी वो आता है एलेक्सा ये प्ले करे गाना, वैसे ही एलेक्सा सुनील जी को कॉल लगाया जाए, मनोज जी को कॉल लगाया जाए। उसी तरह वॉइस कंट्रोल में एक छोटा सा चिप उसमें काम करेगा, और वो केवल छोटा सा चिप ही पूरे मोबाइल का काम कर देगा। वो फोटो भी खींच लेगा, क्रॉप भी कर लेंगे, वीडियो भी ऑपरेट कर लेगा। यानी बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। नैनो रोबोटिक्स की खोज की तरफ हम जा रहे हैं। नैनो रोबोटिक्स क्या काम करेंगे? नैनो रोबोटिक्स बहुत सूक्ष्म रोबोट्स है। जैसे अगर मैं नैनो रोबोट्स का चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं, तो सपोज करें किसी व्यक्ति के किडनी में या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये छोटे छोटे रोबोट्स जो हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करा दी जाएंगे, और ये इटसेल्फ अपने आप में रोबोट्स का काम कर रहे हैं। यानी इन्हें पता है कि संघ में क्या खराबी है और उसको कैसे ठीक करना है। यानी एक बहुत बड़ा बदलाव चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा आने वाला है। कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, जैसे हमने चर्चा करी कि नैनो तकनीक का जो पिता है वो किसे कहा गया, तो सबसे पहले पहला प्रश्न हमारा रिचर्ड फीमेन। रिचर्ड फीमेन, इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कहा गया? पिता कहा गया। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो रिचर्ड फीमेन को। किसे कहते हैं? रिचर्ड फीमेन को। रह जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये नाम किसने किया, नाम किसने दिया? तो नामकरण या शब्द देने वाला वो थे नोरियो तानागुची। नोरियो तानागुची कहाँ के थे? जापान के थे। नाम से ही लग रहा है जापान कोरियन नेम लग रहा है। नोरियो तानागुची। अगर मैं बात करूं रिचर्ड फीमेन, तो ये कहाँ के थे? रिचर्ड फीमेन थे अमेरिका के। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कौन? रिचर्ड फीमेन। दूसरा नामकरण या शब्द किसने दिया? नोरियो तानागुची। अगर मैं एक और बात करूं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो प्रोफेसर CNR राव, इन्हें भारतीय नैनो तकनीक का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। पहला रिचर्ड फीमेन, नैनो टेक्नोलॉजी का, आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का पिता। नामकरण या शब्द किसने दिया? नोरियो तानागुची ने। प्रोफेसर CNR राव, जिन्हें भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने को ये ध्यान में रखना। और रिचर्ड जो फीमेन थे, इन्होंने 1959 में एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने एक लेक्चर दिया, एक बहुत फेमस लेक्चर दिया। और उस फेमस लेक्चर में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात थी
तो इन्होंने लेक्चर देते देते कहा देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूट ऑफ द बॉटम, यानी सूक्ष्म अति सूक्ष्म में भी सूक्ष्म या अति सूक्ष्म की संभावना है। देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूट ऑफ द बॉटम। क्या क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? इसका लेक्चर है रिचर्ड फीमेन का। क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि एक हमारे एनसाइक्लोपीडिया के 24 वॉल्यूम थे उस समय, एक पिन की नोब के आकार पे हम 24 जो वॉल्यूम है एनसाइक्लोपीडिया के उनको हम स्टोर कर सकते। एक बहुत बड़ी हाइपोथेटिकल और साइंटिफिक सोच थी, जिसको बाद में इसकी परिणति हुई, लेकिन उस समय एक बहुत हाइपोथेटिकल बात लगी लोगों को। और आज साइंटिस्ट लोग बहुत तेजी से सूक्ष्म चीजों को सूक्ष्म स्थान पर छोटे जगह नैनो आकार के में इतनी सारा डेटा जो है वो रख पा रहे हैं। ये उसी सोच के कारण था। अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो उन्हें पूरा कैसे करेंगे? यदि साइंटिस्ट लोग सोच और कल्पना नहीं करेंगे तो उस कल्पना को साकार कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करें कि हमने बात की मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी सारा, तो इन्होंने नैनो को ही क्यों चुना? तो नैनो जो है यानी 10⁻⁻⁹, ये नैनो आते आते पदार्थ का जो स्थूल गुणधर्म है, पदार्थ के स्थूल गुणधर्म है, स्थूल यानी मोटे रूप में, पदार्थ के जो स्थूल गुणधर्म है वो परमाणुीय गुणधर्म में, पदार्थ के जो स्थूल गुणधर्म है वो परमाणुीय गुणधर्म में नैनो 10⁻⁹ स्तर पर ही परिणित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यानी नैनोमीटर, यहां मीटर ले ले, नैनोमीटर स्तर पर ही। ठीक है, अगर मैं साइंस को अगर हम इसी रूप में, मोटे रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो मैं इसको मेन आकार के आधार पे, कणों के आकार के आधार पे इसको अगर मैं बांटूं तो सबसे पहले मैं स्थूल यानी बड़े आकार की वस्तुओं को स्थान दूंगा। ठीक है, आगे सूक्ष्म आकार की वस्तुएं छोटे रूप में, छोटे आकार में जो पाई जाती है, 10⁻⁻3 से लगाकर 10⁻⁻6 तक जिनका आकार हो। फिर मैं नैनोमीटर आकार की को स्थान दूंगा। यहाँ 10⁻⁻6 से मैं 10⁻⁹ मीटर तक के आकार की वस्तु को रखूंगा। और उसके बाद में मैं नाभिकीय कणों को नाम दूंगा 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते। इस प्रकार मैं विज्ञान को कणों के आकार के आधार पे 4 भागों में बांटता हूं, और इन चारों भागों में नैनो गुणधर्म ही लिया, क्योंकि यहां पर जो नैनो को ही क्यों चुना, अपने बात की थी कि पदार्थ के जो स्थूल गुणधर्म हैं वो परमाणुिक गुणधर्म में नैनोमीटर स्तर पर ही परिणित होते। अगर हम इसकी बात करें कि नैनोमीटर या नैनो क्षेत्र में ही ज्यादा अपार संभावनाएं हैं, ऐसा क्यों या ऐसा क्यों हुआ? तो नैनोमीटर जो है स्थूल, अगर हम बात करें, यहां हमने 4 प्रकार लिए। बड़े आकार के जो कण हैं इसमें कोई ना कोई भौतिकी के सिद्धांत नियम लागू होते हैं। स्थूल आकार के जो कण हैं या स्थूल आकार की जो संरचनाएं हैं, हम यहां बात कर रहे हैं
नैनो तकनीकी में अपार संभावनाएं हैं। ऐसा क्यों है? तो जो पहली बात करें कि जो स्थूल आकार के कण रहेंगे, इन स्थूल आकार के कणों में कोई ना कोई भौतिकी का नियम कोई ना कोई भौतिकी का नियम या भौतिकी सिद्धांत लागू होते हैं। लेकिन जब हम नैनो स्तर पर आते हैं, यानी 10⁻⁻⁹ स्तर पर आते हैं, तो यहां पर भौतिकी सिद्धांत लागू नहीं होते। कुछ क्वांटम नियम जरूर लागू होते हैं। बाकी सामान्यतः जो फिजिक्स के रूल्स हैं, फिजिक्स के नियम हैं, वो नैनो स्तर तक आते आते लागू नहीं होते। आगे बात करते हैं। नैनो तकनीक में अपार संभावना इसलिए भी है कि कोई भी कण या जो पदार्थ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें संरचना तो विद्यमान होती है लेकिन कोई गुण विद्यमान नहीं रह जाते। यानी अगर हम बात करें नैनो स्तर पर, जब हम आ जाते हैं नैनो स्तर तक आते आते संरचना तो होती है, यानी सूक्ष्म आकार तो रहता है, परंतु पदार्थ के गुणधर्म नहीं रह जाते। नैनो स्तर तक आते आते संरचना तो रहती है लेकिन पदार्थ के गुणधर्म नहीं रह जाते। और ये जो संरचना है ये भी पदार्थ के विन्यास पर निर्भर करती है। पदार्थ के विन्यास पर निर्भर करती है। तो अगर हम किसी पदार्थ का जोड़ तोड़ कर रहे हैं और नैनो स्तर पर, यही तो बात कर रहे हैं, नैनो स्तर पर पदार्थ को जोड़ तोड़ कर रहे हैं और नवीन संरचनाएं बना रहे हैं, नवीन संरचनाएं निर्मित कर रहे हैं, नवीन पदार्थ निर्मित कर रहे हैं, वही तो क्या है? नैनो तकनीकी है। लेकिन मुख्य शब्द कौन से स्तर पे? नैनो स्तर पे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें नैनो स्तर पर जोड़ तोड़ करना किया जाता है, वही क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी है। अब इस टेक्नोलॉजी में दो तरह की तकनीक काम में ली जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी में कितने तरह की तकनीक काम में ली जाती है? दो तरह की टेक्निक काम में ली जाती है। नंबर एक, दो कितनी तरह की तकनीक है? दो तरह की। एक तकनीक है टॉप डाउन और एक है बॉटम। टॉप से डाउन और बॉटम से अप, याद रखेंगे। टॉप से डाउन और दूसरी है बॉटम से अप। नाम से ही हम समझने की कोशिश करें। टॉप से हम कहाँ आ रहे हैं? नीचे, यानी हम बड़े से कहाँ आ रहे हैं? छोटे की ओर। बड़े से कहाँ आ रहे हैं? छोटे की ओर। यहां पर बॉटम से कहाँ आ रहे हैं हम? अप की ओर, यानी छोटे से किस तरफ आ रहे हैं?
छोटे से किस तरफ आ रहे हैं, बड़े की ओर। यानी हम यदि छोटे छोटे कणों को प्राप्त कर रहे हैं, सपोज करें 10⁻⁻⁹ तक के स्तर के, वो प्राप्त कैसे हो रहे हैं, इस स्तर के कण यदि बड़े कणों को टुकड़ा करते हुए सपोज करें, ये अब आ गया जो स्तर है अपना, ये 10⁻⁻⁹ तक आ गया, तो बड़े से हमने क्या किया, छोटा प्राप्त किया। तो ये जो तकनीक है इसे हम कहेंगे टॉप डाउन तकनीक। लेकिन यदि यदि हमने छोटे 10⁻⁻⁹ से भी छोटे थे, 10⁻⁻⁹ से भी छोटे थे, और इनसे हमने कण बनाए और 10⁻⁻⁹ के स्तर का प्राप्त किया, तो ये जो तकनीक हमने छोटे छोटे कणों को मिलाकर 10⁻⁻⁹ तक लेके आए, इसे हम कहेंगे बॉटम अप तकनीक। दोस्तों, टॉप डाउन तकनीक की अगर हम बात करें, टॉप डाउन इस तकनीक के बारे में सबसे पहले, टॉप डाउन तकनीक के बारे में सबसे पहले 1947 में नोरियो तानागुची ने बताया था। नोरियो तानागुची ने बताया था। ये कहाँ के थे, हम ये भी बात कर चुके हैं भाई, ये कहाँ के थे, जापान के थे, नोरियो तानागुची। और इस तकनीक में बड़े से छोटा आकार का पदार्थ जो किस स्तर का हो, नैनो स्तर का हो, उसे प्राप्त करते हैं। कौन सी तकनीक की बात कर रहे हैं हम, टॉप डाउन तकनीक की। 2004 में एक फील्ड एमिशन डिस्प्ले 2004 में इसी तकनीक के द्वारा प्राप्त किया गया था। एग्जाम में पूछ ले, इंपॉर्टेंट, FED, फील्ड एमिशन डिस्प्ले, फील्ड एमिशन डिस्प्ले, FED पूरा नाम है। इस क्षेत्र ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि इसकी खोज के अंदर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब तक विज्ञान के क्षेत्र में 3 बार नैनो तकनीकी क्षेत्र में नोबेल दिए जा चुके हैं, नोबेल पुरस्कार मिले हैं। इसमें से एक हम किसकी बात करें, FED, फील्ड एमिशन डिस्प्ले। तो ये पहली बात करें हम टॉप डाउन की। आगे बात करते हैं टॉप से डाउन, बड़े से छोटा। आगे हम बात करें बॉटम अप, बॉटम अप तकनीक। इस तकनीक के बारे में सबसे पहले एरिक डिक्सलर हो जाएगा, एरिक डिक्सलर, ये भी अमेरिकन थे, ये भी अमेरिकन थे, अमेरिका। और इन्होंने 1709 में बताया था, एरिक डिक्सलर। और हम बात ही कर रहे हैं बॉटम से अप की ओर, यानी छोटे आकार से बड़े आकार, लेकिन कौन से स्तर के, नैनो स्तर के कण या पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, इसको एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM
एम एटॉमिक फोर्स सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। और बच्चों 1987 में इस माइक्रोस्कोप, मैंने कहा 3 बार नोबेल, तो 1987 में इस माइक्रोस्कोप की खोज में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो हमने 2 तकनीक की बात करी, एक टॉप डाउन और एक बॉटम अप। टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन जो तकनीक थी, टॉप डाउन जो तकनीक थी उसकी खोज की नोरियो तानागुची ने, और बॉटम अप तकनीक के बारे में बताया एरिक डिक्सलर ने। टॉप डाउन जो तकनीक थी उसके अंदर एक FED फील्ड एमिशन डिस्प्ले की खोज हुई, जबकि बॉटम अप तकनीक के अंदर AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की खोज हुई। FED के लिए भी नोबेल मिला और AFM के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिला। अगर हम अंतर देखें, इसे तो अंतर लगभग हो गया है, फिर भी अगर हम अंतर देखें तो इन दोनों तकनीकों में अंतर क्या है देख लेते हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप। तो सबसे पहला जो अंतर है वो पहले अपन खोजकर्ता ही ले लेते हैं कि टॉप डाउन की जो खोज है वो की थी नोरियो, इसके बारे में सबसे पहले बताया था नोरियो तानागुची ने, नोरियो तानागुची ने। जबकि बॉटम अप तकनीक के लिए एरिक डिक्सलर ने, डिक्सलर एरिक डिक्सलर ने बताया। पहला अंतर हमने बात करी, नोरियो तानागुची कहाँ के थे? जापान के। एरिक डिक्सलर कहाँ के थे? अमेरिका के। बिल्कुल कंटेस्ट रखना, याद रखना। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण 1 नंबर दे लेते हैं अपन। पहला अंतर। दूसरा अंतर, टॉप डाउन में बड़े से छोटे नैनो स्तर के कण प्राप्त करते हैं, जबकि बॉटम अप में छोटे से बड़े नैनो स्तर के कण पदार्थ अणु परमाणु प्राप्त किए जाते हैं। ये हम पहले देख चुके। अगर हम बात करें प्रोसीजर पे, तो जो टॉप डाउन तकनीक है उसमें ज्यादा ध्यान वस्तु या प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस पे वस्तु पे, थिंग, और प्रोसीड्यूर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि बॉटम अप तकनीक की मैं बात करूं तो उसमें डाटा पर ध्यान ज्यादा देते हैं। डाटा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर मैं बात करूं टॉप डाउन तकनीक की, तो इसमें डाटा सिक्योर नहीं रहता, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉटम अप की, तो इसमें जो डाटा है वो सिक्योर रहता है। डाटा इसमें सिक्योर रहता है। यहां अगर मैं बात करूं टॉप डाउन तकनीक की, तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। प्रोसीजर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉटम अप की, तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें होती है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो जब टॉप डाउन तकनीक की बात आती है तो इसमें जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज और पास्कल जैसी लैंग्वेज काम में
ली जाती है। लेकिन जब हम बॉटम अप की बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज है वो C++ और जावा जैसी लैंग्वेज काम में ली जाती है। दोस्तों, हमने टॉप डाउन तकनीक और बॉटम अप तकनीक के बारे में बात की। इनकी खोज किसने की, इनमें क्या अंतर है, प्रोसीजर में क्या अंतर है, इसको महत्व दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने नैनो तकनीकी हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, क्या अनुप्रयोग हैं, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। आज हमने नैनो टेक्नोलॉजी, इस तकनीक की सामान्य समझ विकसित की। क्या प्रोसीजर होता है, ये शब्द कब दिया गया, किस प्रकार इसकी खोज हुई और किस प्रकार इसने एक विज्ञान की एक शाखा का रूप ले लिया। शाखा का के साथ में एक दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे उपयोगी होने वाला नैनो तकनीकी का क्षेत्र है, इसका हमने आज अध्ययन किया। तो जल्द ही हम अगली क्लास लेके आएंगे जिसमें नैनो तकनीकी के उपयोग और दैनिक जीवन में हमारे को किस तरह प्रभावित कर रही है और परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो जल्द ही हम अगली क्लास लेके आएंगे। आप इस क्लास को अपने मित्रों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे विज्ञान के अंदर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक शेयर कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।